जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपको तो पता ही है कुछ समय के बाद आपके बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद बैक टू बैक नीट का एग्जाम है। तो बच्चों मन लगा करके ध्यान से पढ़ते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर को कंप्लीट करा था। इस लेक्चर में उस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर डिनोटेड बाय कैपिटल बी and heterozygous capital B small b is dominant over white seed color. In order to find out genotype of black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? है ना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव फॉर्म। जो डोमिनेंट फॉर्म है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो ब्लैक कलर के सीड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है साथियों? ब्लैक कलर के सीड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी लू तो ये भी ब्लैक कलर के सीड का फॉर्मेशन करता है। सीड की जो कोट होगी, ये जो अगर मान लेते हैं सीड है, तो अगर ये दो टाइप के एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट रहेंगे, या तो ये, उस कंडीशन में सीड क्या बनेगा? सीड बनेगा ब्लैक कोट का, है ना। कोट क्या रहेगा इसमें? ब्लैक कलर का रहेगा। और रिसेसिव फॉर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है व्हाइट सीड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्मॉल बी, है ना। तो ये स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर इस टाइप का एलील प्रेजेंट रहेगा तो सीड जो फॉर्म होगा वो किस कलर का दिखेगा जी? व्हाइट कलर का सीड दिखेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये चारों के चारों टाइप के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं एलील की, उसमें इस वाले एलील को इन चारों में से किसके साथ आप क्रॉस करवाएंगे जिसके कारण से साथियों क्या बने? जिसके कारण से क्या चीज आपको पता चलेगा? जीनोटाइप आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? जीनोटाइप पता चलेगा। तो ये क्या चीज बोलना चाह रहा है? ये बात करना चाह रहा है दोस्तों टेस्ट क्रॉस के बारे में, है ना। टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहा है ये। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? किसी भी एलील का जो डोमिनेंट फॉर्म होता है उसको क्या करेंगे हम? उसी के रिसेसिव फॉर्म से अगर क्रॉस करवा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो रिसेसिव फॉर्म होना चाहिए टेस्ट क्रॉस में क्या होना चाहिए? स्मॉल बी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करवाने के लिए कह रहा है? इनडायरेक्टली टेस्ट क्रॉस के बारे में कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ पैलियोट्रोपिज्म रिफर टू, है ना। फिनोमिना ऑफ पैलियोट्रोपिज्म रिफर टू। तो जल्दी से साथियों, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत ही लिखिए और फिर उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, है ना। तो क्योंकि आप सभी जुड़ चुके हैं तो रफ्तार से साथियों ये क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप मुझे सुन सक रहे हैं तो तुरंत ही रिप्लाई करिए साथियों। ठीक, समझते हैं।
क्या कह रहा है ये? अ फिनोमिना ऑफ पैलियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। पैलियोट्रोपिज्म क्या होता है दोस्तों? पैलियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि भाई एक सिंगल जीन रहेगा, लेकिन ये एक से ज्यादा टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, फिनोटाइप को रेगुलेट करने का काम करेगा, है ना? तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? पैलियोट्रोपिज्म कहा जाएगा। जीन कितना रहेगा? एक रहेगा साथियों, लेकिन एक से ज्यादा टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करेगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? पैलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिवरल एलील ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, नहीं, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ टू एलील each of two gene controlling a single trait, ये भी नहीं हो सकता। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, जी हाँ बिल्कुल यही है। एक जो सिंगल जीन रहता है वो एक से ज्यादा टाइप के एक से ज्यादा टाइप के फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने का काम करेगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म कहा, मल्टीपल ये फिजिकल फॉर्म को अफेक्ट कर रहा है, तो फिनोमिना को क्या कहा जाएगा? पैलियोट्रोपिज्म कहा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड पाम विथ सिंगल ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई उस डिसीज को क्या बोलते हैं जिसमें ये जो पाम रहेगा, है ना, उसमें क्या होगा? पाम हाथ, ये या तो हाथ की लकीरों के बारे में बात करूं या फिर पैरों में बात करूं, है ना? तो वो डिसीज के बारे में वो पूछ रहा है, जिसमें अगर हम पंजे के बारे में बात करें तो वो डिसीज के बारे में बताइए जिसमें क्या होता है? एकदम प्लेन रहेगा पंजा, है ना? पंजा कैसे रहता है, हथेली कैसे रहती है उस डिसीज में? एकदम प्लेन रहेगी और ज्यादा से ज्यादा एक रेखा प्रेजेंट रहेगी, है ना? उस टाइप के डिसीज को क्या कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद करिए, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम का मैंने कंडीशन क्या बताया था, क्या क्या उसमें डिसऑर्डर रहेंगे पर्सन में? तो सबसे पहला कंडीशन मैंने ये बताया था, माउथ रहेगा किस तरीके का रहेगा दोस्तों? राउंड काइंड ऑफ माउथ रहेगा, एकदम गोलाकार माउथ रहेगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन रहेगा ऐसे पर्सन में जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है। इसके अलावा उनके जो पाम रहेंगे या फिर हथेलियां जो रहेगी वो एकदम क्या रहेगी? प्लेन रहेगी, ज्यादा से ज्यादा एक दो रेखा ही प्रेजेंट रहेगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम किसके होते हैं दोस्तों? डाउन सिंड्रोम के हैं, जिसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने एक्स 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 ओ टाइप का हमने क्रॉसिंग ओवर बताया था। तो इस आंसर को आप लोग कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैंने ये जस्ट क्लास नोट्स से क्वेश्चन आया हुआ है ना? जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है एग्जैक्ट वो नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा था, उससे क्या आ रहा है? ये आंसर आ रहा है ना? तो हम देखना चाहते हैं कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए साथियों। तुरंत ही कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए साथियों। क्या बात है साथियों, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। ठंड की दिन है, ठंड का दिन है मानते हैं, पर इतना इनएक्टिव कैसे है आप लोग? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें पूछ रहा है कि एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रास हॉपर में होता है सर। If a color blind female marries a man whose mother was also color blind, what are the chances of her progeny having color blindness? क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई एक पर्सन है, एक मेल है, वो मैरी करता है, और किससे मैरी करता है?
एक ऐसी मदर से, एक ऐसी फीमेल से मैरी करता है जिसकी जो मदर है वो क्या है दोस्तों, कलर ब्लाइंड है। और जो, अब सिंपल सी बात है, कलर ब्लाइंड अगर मदर है तो उसकी जो डॉटर रहेगी वो क्या रहेगी, वो भी क्या रहेगी, कलर ब्लाइंड रहेगी। तो इस कंडीशन में ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो मैरी कर रहा है फीमेल से जो क्या है, कलर ब्लाइंड के जीन को कैरी कर रही है, तो उस कंडीशन में उसके प्रोजेनी को कलर ब्लाइंड होने के चांस कितने परसेंट है, उसे रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फीमेल जो होती है ऑलवेज क्या रहती है, कैरियर रहती है कलर ब्लाइंड की, है ना। और कलर ब्लाइंड जो होता है वो एक्स लिंक्ड क्या है दोस्तों, डिसऑर्डर है। तो क्योंकि फीमेल को क्या है भाई, ये डिसीज है, तो हम क्या मान लेते हैं, उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक्स एक्स रहेगा, जो दोनों के दोनों एक्स जो क्रोमोसोम रहेंगे वो कलर ब्लाइंड को कैरी करेंगे, कलर ब्लाइंड के डिसऑर्डर को कैरी करेंगे। और एक एक्स वाई रहेगा, और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक्स टाइप के जीन में प्रेजेंट रहता है, एक्स क्रोमोसोम में ये जीन प्रेजेंट रहता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट जो प्रोजेनी रहेंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, कलर ब्लाइंड रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे क्या गैमेट बनेगा, तो ये एक्स सी इस टाइप का क्या बनेगा दोस्तों, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे साथियों, जब इसको हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, पहले कंडीशन में कलर ब्लाइंड गर्ल का फॉर्मेशन होगा, दूसरे कंडीशन में जब इससे क्रॉस करवाएंगे तो एक ऐसे बॉय का फॉर्मेशन होगा जो क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद ये वाले एक्स को क्रॉस करवाते हैं इस टाइप ये वाले एक्स से, तो अगेन क्या हमें एलिलिक फॉर्म दिख रहा है, होमोजाइगस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या को कैरी कर रहे हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस के जीन को कैरी कर रहे हैं। अब इससे हम जब क्रॉस करवाएंगे तो एक्स सी वाई, और क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स सी वाई। यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस के जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जितने टाइप के भी फिजिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुए, चाहे इसके बारे में बात करें, चाहे इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में बात करें, सभी में हमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि मेल चाइल्ड मतलब कि बॉय का जब फॉर्मेशन होगा, बॉय का बर्थ होगा, तो उस कंडीशन में ये भी क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा, बॉय भी कलर ब्लाइंड रहेगा। और फीमेल जो मतलब कि गर्ल चाइल्ड का जो फॉर्मेशन होगा, गर्ल का जब बर्थ होगा तो वो भी क्या रहेगी, कलर ब्लाइंड रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम क्या है दोस्तों, होमोजाइगस फॉर्म में क्या चीज को कैरी कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस के जीन को कैरी कर रहा है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है दोस्तों, तो मुझे तुरंत ही रफ्तार से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। और अगर आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है साथियों, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत ही रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का तत्काल ही निवारण कर सकूं, है ना साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये नीट 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें यह देखना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट 2 क्या दोनों के दोनों करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अरे ये कैसे हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये तो एक्स लिंक्ड होता है दोस्तों, और ये डोमिनेंट ना हो करके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये टोटली रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। हाँ, दोनों के दोनों ब्लड के ही डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है,
ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है, और ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट्स, formation of zygote, the F1 and F2 generation plant can be understand from a diagram called। F1 और F2 जनरेशन में किस तरीके का एलिलिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, किस तरीके के एक्सप्रेशन ये F1 F2 जनरेशन शो करते हैं, एक डायग्राम से पता चलता है हमें। उस डायग्राम को क्या कहते हैं, पुन्नेट स्क्वायर चार्ट कहते हैं। अब क्या है, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development gynecomastia and it is and he's sterile, है ना। तो मैंने आपको बताया था एक सिंड्रोम के बारे में जिसको बोलते हैं क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, है ना। ये मैंने आपको क्लास में ही एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या डिसऑर्डर होता है, गायनेकोमेस्टिया होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं ऐसे पर्सन। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। अब आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर which one was not considered by Mendel in his experiment on pea plant। इसमें ये बोला गया है कि जितने भी आपको कैरेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको मेंडल ने उसके एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया है, पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में। तो ट्राइकोम, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ये क्या है भाई, तो इसको इसने यूज नहीं किया है। इसके अलावा ये देखते हैं सीड, ग्रीन और येलो, ये वाले कैरेक्टर को यूज किया है। पॉड, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये वाले भी कैरेक्टर को यूज किया है। स्टेम, टॉल और ड्वार्फ, ये भी कैरेक्टर को यूज किया है। तो कौन से कैरेक्टर को मेंडल साहब ने यूज नहीं किया है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस कैरेक्टर को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर भी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पिछले चैप्टर में कुछ चीजें समझनी है या चीजें समझ में नहीं आई है, कुछ चीजें अगर एक्सप्लेन करने को बाकी है जो आप मुझसे समझना चाहते हो, तो आप मुझे तुरंत ही कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें ताकि मैं आपकी दुविधा का तत्काल ही निवारण कर सकूं। क्या आपको पिछले चैप्टर में कुछ डाउट है? अगर डाउट होगा साथियों तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज हम न्यू चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक भी डाउट नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है साथियों। डाउट आना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छे से पढ़ाई जो कर रहे हैं आप लोग। अब हम अपना एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम बात करेंगे दोस्तों डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जीन के बारे में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले होंगे कि भाई जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर फिजिकल एक्सप्रेशन होता है ना, या फिर ये कहना चाहिए कि जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो उस कंडीशन में ऐसी क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसका केमिकल बेसिस क्या है जिसके कारण से वेरिएशन कॉज होता है
और साथ में हेरिडिटी भी कॉज होती है। हेरिडिटी का मतलब है कि भाई जो पेरेंट के कैरेक्टर है वो उसके ऑफस्प्रिंग में आकर के शो होते हैं। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे दोस्तों कि डीएनए से आखिर आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, है ना। ह्यूमन के बारे में हम स्पेशली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए के कितने टाइप होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस में। फिर उसके बाद ये जो आरएनए है वो प्रोटीन में कैसे एक्सप्रेस होता है, कन्वर्ट होता है, और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में फिजिकल एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है। ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के साफ शब्दों में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि हम इस चैप्टर में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजों के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा, चैप्टर इसलिए क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर लेवल में हम क्या करेंगे, जीन की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवर्तनकारी सिद्धांत या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए, है ना। हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में ऐसे क्या सिमिलैरिटीज है और डिफरेंस है, तो क्या क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में। हम ये समझेंगे कि जो डीएनए है वो ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रेस्पेक्ट में आखिर क्यों है ना। क्या समझेंगे कि डीएनए जो है वो आरएनए के रेस्पेक्ट में ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल आखिर क्यों है। उसके बाद हम आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, आरएनए के सारी प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है इसके बारे में। फिर हम आखिरी में पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। जेनेटिक कोड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक कोड से हर साल नीट के एग्जाम में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है ना। और लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ओपेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी के सारी जो चीजें आप पढ़ेंगे ना, ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, ये 2 टॉपिक को समझने के लिए, है ना। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग आंसर टाइप में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है रियल लाइफ। डीएनए क्या होता है दोस्तों, अगर फुल फॉर्म बोलो इसे, इसका तो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। क्या बोला जाता है इसे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किन किन चीजों से मिलके बना है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, नाइट्रोजिनस बेस है ना। बेस तो है लेकिन किस टाइप का है दोस्तों, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है ना। डीएनए में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, मेन कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस है। फिर उसके बाद क्या है, एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 कार्बन बेस्ड शुगर चेन, है ना। 5 कार्बन बेस्ड शुगर चेन, और ये से क्या बोला जाएगा, पेंटोज शुगर कहा जाता है। जो डीएनए होता है दोस्तों उसमें पेंटोज शुगर तो रहती है, लेकिन किस टाइप की पेंटोज शुगर रहती है, तो आप कहेंगे सर डीऑक्सीराइबोस, है ना। डीऑक्सी राइबोस काइंड ऑफ क्या प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहेगा। डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहेगी। तो एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। क्या डीएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगी, तो आप बोलेंगे सर डीऑक्सीराइबोस
शुगर प्रेजेंट रहती है, राइबो शुगर सिर्फ प्रेजेंट नहीं रहती है, क्या रहेगी, डीऑक्सीराइबो। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहेगा, एक फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। तो डीएनए जो है दोस्तों, ये 3 टाइप के अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है साथियों, इसका सबसे पहला कंपोनेंट है एक बेस, और वो बेस कौन सा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक शुगर का क्या है, रिंग प्रेजेंट है, पेंटोस शुगर है, लेकिन किस टाइप का, डीऑक्सीराइबोस टाइप का है ना। और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है दोस्तों, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं दोस्तों, ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये अगेन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। उनके कंपोजिशन के बेसिस में हमने 2 अलग अलग डिवीजन में इसको क्या करा है, डिफरेंशिएट किया। पहला क्या है दोस्तों, प्यूरिन है, और दूसरा क्या है, पायरिमाइडिन है ना। तो जो प्यूरिन होता है उसमें 2 टाइप के बेस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सा बेस है दोस्तों, सबसे पहला है एडिनाइन, है ना, और दूसरा क्या है दोस्तों, ग्वानिन, है ना। क्या है दोस्तों, प्यूरिन कितने टाइप के बेस को कैरी कर रहा है, पहला एडिनाइन को कैरी कर रहा है और ग्वानिन को कैरी कर रहा है। और पायरिमाइडिन होता है दोस्तों, वो कितने टाइप के बेस को कैरी करता है, 3 अलग अलग टाइप के बेस को कैरी कर सकता है। तो तीनों बेस के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, पायरिमाइडिन कहा जाता है। तो पहला कौन सा है दोस्तों, साइटोसिन है, यूरेसिल है, और क्या है, थाइमीन है। क्या क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमीन है। जो यूरेसिल होता है साथियों, ये आरएनए में प्रेजेंट रहता है। क्या यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट रहता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर, डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो डीएनए में कौन कौन से बेस प्रेजेंट रहते हैं, एडेनिन प्रेजेंट रहता है सर, ग्वानिन प्रेजेंट रहता है सर, साइटोसिन प्रेजेंट रहता है सर, और थाइमिन भी प्रेजेंट रहता है। क्या नहीं रहता है, तो आप बोलेंगे सर यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहता है। फिर यूरेसिल आखिर किस में प्रेजेंट रहता है, जब डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट होता है। तो इसके अलावा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल का क्या मतलब है दोस्तों, यहां पे 1+1 2 अलग अलग स्ट्रैंड होती है। कितनी स्ट्रैंड होती है, 2 अलग अलग स्ट्रैंड होता है। स्ट्रैंड क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैंड और कुछ नहीं, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसके क्या हो रहा है, क्वाइलिंग से या फिर व्रैपिंग से क्या बनता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। कौन, 2 अलग अलग स्ट्रैंड जो आपस में कनेक्टेड रहती है, क्वाइल्ड रहती है। इस तरीके से ना जाने कैसे कैसे तरीके से क्वाइल्ड रहती है। तो ये क्या करता है, क्वाइल होकर के डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब जो डीएनए होता है ना साथियों, वो जनरली आपने ऐसा देखा होगा किसी भी बुक में, है ना, सांप सीढ़ी की तरह एकदम एक दूसरे में लिपटा हुआ सा आपने देखा होगा। और वाकई में देखा जाए ना, एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या है, डीएनए है साथियों। अब ये जो डीएनए है, सर हमें ये तो आपने बता दिया कि डीएनए है, तो आप ये तो बताइए सर कि भाई इसकी नेमिंग क्या क्या होती है। तो दोस्तों इसमें 2 अलग अलग स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं। पहले स्ट्रैंड को अगर कहेंगे 3' एंड, ये जो इसे क्या कहेंगे 3' एंड, तो दूसरी स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, 5' एंड कहा जाएगा, है ना। एक 3' एंड है और एक क्या है, 5' एंड कहा जाएगा। तो ये जो 3' एंड है दोस्तों, ये वाली जो 3' एंड है, वो कहां पे एंड हो रही है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 3' एंड की एंडिंग है, 3' एंड की एंडिंग है। तो इसे मैं क्या नंबरिंग करूंगा, 5' से डिनोट करूंगा।
और ये जो 5 डैश अगर एंड है तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, ये वाली स्ट्रैंड की एंडिंग को 3 डैश एंड से डिनोट करूंगा। किससे? 3 डैश एंड से डिनोट करूंगा। तो हम देख रहे हैं एक 3 डैश एंड है और एक है क्या 5 डैश एंड है। दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग नंबरिंग कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? एंटी पैरेलल स्टैंड कहा जाता है ना। दोनों अलग अलग स्टैंड है। एक 3 डैश एंड है जिसकी एंडिंग 5 डैश में हो रही है। क्या हो रहा है सर? 3 डैश जो एंड है, ये जो 3 डैश एंड है उसकी एंडिंग कहां पे हो रही है? 5 डैश में हो रही है सर। सिमिलरली जो 5 डैश एंड जो स्टार्ट हो रहा है डीएनए का फ्रेगमेंट, उसकी एंडिंग कहां पे हो रही है? 3 डैश एंड में हो रही है सर। चलो इतनी तो बातें समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर आपको अभी कुछ डाउट है डीएनए के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, और भी मॉडिफिकेशन के साथ और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का डाउट है या फिर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो तत्काल ही बताइए ताकि मैं आपकी दुविधा का तुरंत ही निवारण कर सकूं। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है साथियों? ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आपके दिमाग से सारी चीजें स्किप होते जा रही है। इसका मतलब है सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो अगर मैं और बेसिक लेवल में जाऊं ना कि वही डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, वैसे तो आप लोग समझदार हैं, है ना, पर फिर भी हम बता देते हैं। लेट से अगर मैं इसको सेल को ड्रॉ कर रहा हूं और मान लेते हैं ये क्या है सर? एनिमल की सेल है। अरे एनिमल सेल कैसे हो गई? ये तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है। अरे रुको जरा, बना रहे हैं आपके लिए, एनिमल सेल को ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लेते हैं उसकी क्या है? सेल की मेम्ब्रेन है ना, सेल की मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? मान लेते हैं क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे मैं शॉर्टकट में एनएम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ऐसे आप रियल लाइफ में कभी एनएम से रिप्रेजेंट मत कर दीजिएगा, समझाने के लिए। एनएम मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी। क्या है साथियों? ये मान लेते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन के फाइबर। क्या होते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन के फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिन के फाइबर होते हैं। और ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं दोस्तों? कॉइल होते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके क्या बनाते हैं दोस्तों? ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा सोम? क्रोमोसोम सर। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है इस तरीके से एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर, नागिन के तरह आपस में उलझा हुआ, लिपटा हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम डीएनए कहते हैं। और यही क्या होता है? एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। या एनिमल प्लांट के बारे में बात करी जाए तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सर। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो डीएनए है ना साथियों, इसमें कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहती है। लेट्स से यहाँ पे बना दिया हमने, यहाँ पे बना दिया, ऐसे बना दिया। ये स्ट्रक्चर क्यों, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं मैं? जीन बोल रहा हूं। तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है दोस्तों? ये डीएनए में ही प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? जीन। और जीन क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और ये एक्सप्रेस होता है किसके फॉर्म में? आफ्टर ऑल एक्सप्रेस होता है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि ये क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बना देता है सर। प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? किसी ना किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को,
फिजिकल एक्सप्रेशन को साथियों रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है? फिजिकल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रोटीन बनता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से और फिर फिजिकल एक्सप्रेशन रेगुलेट होती है। ये सारी कहानी है, आपको तो पता ही होगा, आप इंटेलिजेंट जो है तो जीन प्रेजेंट होता है साथियों। इसके अलावा एक प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है डीएनए के अराउंड, जिसे कहते हैं सर हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सर? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी बातें हैं। आपके लिए होमवर्क ये है साथियों, आप अगले क्लास में मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि जो हिस्टोन है क्या वो एसिड होता, एसिडिक प्रोटीन है या फिर बेसिक इन नेचर है? उसका नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है? और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि स्टोन का आखिर नेचर कैसे होता है, क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक प्रोटीन है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क को समझ लीजिए क्या है, स्टोन जो है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक प्रोटीन है। ये आपका होमवर्क है जो आपको अगले क्या चीज क्लास में कमेंट करके रिप्लाई करना है और अगले क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बेस होता है। और न्यूक्लियोटाइड बेस कौन कौन से होते हैं? एक तो प्यूरिन होता है। प्यूरिन किससे बना है? तो आपने कहा सर एडेनिन और ग्वानिन से बना है। पायरिमाइडिन किससे बना है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये तीन कंपोनेंट से बना है, जिसमें यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट रहता है। जो डीएनए है वो यूरेसिल को कैरी नहीं करता है। ये चीज हमने आपको बताया था। फिर क्या है दोस्तों, वही चीज लिखिए, यूरेसिल किस में प्रेजेंट रहता है? आरएनए में। थायमिन किस में प्रेजेंट रहता है? डीएनए में। किसके प्लेस में दोस्तों? यूरेसिल की प्लेस में। यूरेसिल के प्लेस में क्या प्रेजेंट रहता है? थायमिन प्रेजेंट रहता है। किसमें? डीएनए में। डीएनए में क्या प्रेजेंट रहेगा? थायमिन प्रेजेंट रहेगा। किसकी प्लेस में? यूरेसिल की प्लेस में। अब आगे की कहानी समझने का काम करते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है दोस्तों, जो मैंने आपको बेस बताया, जिसे क्या बोला गया? नाइट्रोजिनस बेस बोला गया। वो नाइट्रोजिनस जो बेस होता है वो किससे अटैच्ड रहता है? शुगर से अटैच्ड रहता है। और शुगर कौन सा? डीऑक्सीराइबोस काइंड ऑफ शुगर से अटैच्ड रहता है। कौन कौन आपस में कनेक्टेड रहते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बेस। क्या दोस्तों? एक न्यूक्लियोटाइड बेस। न्यूक्लियोटाइड बेस का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जिसे न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। और साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा? शुगर। दोनों की दोनों मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों? ये इस तरीके का हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सर ये जो बैकबोन दिख रही है, जो आपको मैंने येलो और ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये 3-5 एंड जो हम कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं 5-3 एंड जो कह रहे हैं, यही किससे बना हुआ है? ये जो बैकबोन बोल रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, ये जो स्ट्रैंड है, ये किससे बना है? तो आप बोलेंगे सर ये शुगर कंपोनेंट से बना है अलोंग विथ नाइट्रोजिनस बेस। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? प्यूरिन जो होता है वो इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर किससे अटैच्ड रहता है? बॉन्ड किससे बनाता है? पायरिमाइडिन से बनाता है। सर किससे बनाएगा प्यूरिन अपनी बॉन्ड? पायरिमाइडिन से बॉन्ड बनाता है। कभी भी एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से कनेक्ट नहीं रहता है, बल्कि किससे बॉन्ड क्रिएट करता है? प्यूरिन पायरिमाइडिन, पायरिमाइडिन प्यूरिन से बॉन्ड बनाता है। दो प्यूरिन आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं। और एक और चीज, प्यूरिन और पायरोमाइडिन जो बेस है, दो अलग अलग टाइप के जो बेस है, इसका जो अमाउंट रहेगा या फिर इसका जो रेशियो रहेगा, ये प्यूरिन पायरिमाइडिन का जो रेशियो रहेगा डीएनए के अंदर, वो क्या रहेगा? सेम रेशियो रहेगा। मतलब मान के चलो, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, अगर मान के चलो एक सेल में, एग्जांपल बोल रहा हूं, रियल लाइफ में मत समझ लेना, 50 मिलीग्राम क्या प्रेजेंट है किसी सेल में, ह्यूमन सेल में प्यूरिन है, तो पायरिमाइडिन भी अप्रोक्सीमेटली कितना प्रेजेंट रहेगा? 50 मिलीग्राम ही प्रेजेंट रहेगा, है ना, लगभग 50 मिलीग्राम
प्रेजेंट रहेगा, ऐसे एग्जाम्पल हमने बताया है। अब बात आती है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है दोस्तों, ये शुगर से कैसे कनेक्टेड रहता है? तो एक बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड रहता है। उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में प्रेजेंट रहती है, उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोला जाता है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर बैकबोन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नाइट्रोजन और शुगर आपस में कनेक्ट होकर के बैकबोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। जैसे ग्रीन और येलो कलर से मैंने स्ट्रैंड को नोट करा है, वो किस तरीके से, किस बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, वो बॉन्ड का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे सर इस बॉन्ड को बोला जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहा जाता है साथियों? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको क्या समझ में आई साथियों? कुछ चीजें ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आ रही हो। अगर आपको छोटा सा भी कोई एक डाउट होता है तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है साथियों? सारी चीजें समझ तो आ रही होगी। बहुत ही बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं ताकि आपको किसी ना किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। तो इसका मतलब है आपको चीजें समझ में आ रही है। अब अगली कहानी ये है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है दोस्तों, ये अगेन टू टाइप का होता है। टू टाइप का किस बेसिस में बोल रहे हैं दोस्तों? टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन देम, है ना। वो किस टाइप का किस टाइप का शुगर को कैरी कर रहा है, उस तरीके के, उस टाइप के शुगर बेस, शुगर के प्रेजेंस होने के कारण दो टाइप के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, है ना। पहला कौन सा है दोस्तों? राइबोन्यूक्लियोसाइड। दूसरा क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड क्यों कह रहे हैं, टाइड क्यों नहीं कह रहे हैं? टाइड तब कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड के जगह हम न्यूक्लियोटाइड कब लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड कब लिखेंगे? जब राइबोस, जो कि क्या है, एक तरीके का शुगर है ना, एक तरीके का शुगर है भाई। अगर ये आरएनए में प्रेजेंट है शुगर, तो टाइप कैसा रहेगा शुगर का? राइबोस टाइप का शुगर प्रेजेंट रहेगा। तो शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा दोस्तों? राइबोन्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। अब अगर मान के चलिए इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है ये भी ऐड हो जाता है, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? राइबो, क्या? राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, है ना। और न्यूक्लियोसाइड कब कहा जाएगा? जब बेस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन किसके साथ? सिर्फ शुगर के साथ प्रेजेंट रहेगा, उसमें फॉस्फेट ग्रुप आकर के ऐड नहीं हुआ रहेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा साथ। उसी तरीके से अगर डीऑक्सी राइबो काइंड ऑफ शुगर प्रेजेंट रहे और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहे, तो क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो। फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहे तो क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, जब इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? डीएनए का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 5' और 3' एंड स्ट्रैंड रहती है। क्या रहता है? एक 5' स्ट्रैंड रहती है, दूसरी क्या होती है दोस्तों? 3' स्ट्रैंड होती है। ये स्ट्रैंड किससे बनी है? तो शुगर फॉस्फेट से बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाता है। और पर्टिकुलर एक हेलिक्स के बारे में बात करूं, है ना, एक हेलिक्स, एक हेलिक्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों? एक कंप्लीट कॉइलिंग ऑफ डीएनए के बारे में बोल रहा हूं।
डीएनए क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपस में यहाँ पे कितने डिग्री में कॉइल हुआ है, 360 डिग्री में कॉइल हुआ है ना। ये वन टाइम पूरी कॉइलिंग हुई है और 360 डिग्री में कॉइलिंग हुई है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सिंगल हेलिक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिंगल हेलिक्स कह रहे हैं ये पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को, है ना। और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजिनस बेस इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और जिसमें एडेनिन जो होता है जब थायमिन से बॉन्ड बनाता है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए बॉन्डिंग करता है। वहीं पे ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में बॉन्डिंग करते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, गायनोनिन साइट ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और ये बॉन्ड क्या चीज कहना चाह रहा हूं, तो ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बोल रहा हूं दोस्तों। जो एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में यही हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है, लेकिन कितनी बॉन्ड रहेगी, ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहती है ना। और जो एक कॉइलिंग होती है कंप्लीट 360 डिग्री में, ये जो डीएनए है वो आपस में जो कॉइल होता है साथियों, इसमें प्रेजेंट रहते हैं लगभग कितने बेस पेयर, तो आप बोलेंगे सर 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। कंप्लीट 360 डिग्री में कॉइलिंग जो होती है डीएनए की, उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और एक बेस पेयर जो होता है, उसके जो दूसरा बेस पेयर है दोस्तों, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है। एक बार और बता दे रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं साथियों। हमने कहा कि भाई ये अगर आप ये बॉन्ड, ये अगर अलग अलग टाइप के बॉन्ड को आप गिनेंगे, किसके बीच में प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजिनस बेस के बीच में प्रेजेंट है। तो जो भी नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर ग्वानिन और साइटोसिन, ये क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर है। एडेनिन और थाइमिन क्या है, एक बेस पेयर है। एडेनिन थाइमिन क्या है, बेस पेयर है। एडेनिन थाइमिन बेस पेयर है। ग्वानिन साइटोसिन क्या है, बेस पेयर है। तो ये कितने बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो आप कहेंगे सर एक डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है ह्यूमन बॉडी का, इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं सर। कितने बेस पेयर, तो आप कहेंगे कि 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और जो एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है सर, वो कितना होता है, लगभग 0.34 नैनोमीटर का होता है सर। कितने नैनोमीटर का होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने बेस पेयर है, टोटल 10 बेस पेयर है सर। कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। तो एक 360 जो डिग्री में जो क्वाइलिंग हो रही है डीएनए की, वो उसमें जैसे हम पिच कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं साथियों, इसे कह रहे हैं पिच ऑफ डीएनए, जिसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहेंगे और 360 डिग्री के अराउंड पूरी क्वाइलिंग हो जाएगी। इसकी जो लेंथ होती है, पिच की लेंथ कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3.4 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, टोटल लेंथ होती है मेरे साथियों। ये कैसे पता चला हमें, सिंपल सी बात है, ये जो बेस पेयर है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया 0.34 नैनोमीटर होता है। इस कारण से जो कंप्लीट पिच है उसकी जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर होती है ना। और एक जो डीएनए होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 2 नैनोमीटर प्रेजेंट रहती है। एक डीएनए जो हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, इसका टोटल विड्थ या फिर चौड़ाई कितनी रहती है, 2 नैनोमीटर रहती है। इसी चीज को यहां से रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, जो और क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है, और एक सुगर फॉस्फेट, सुगर
और जो नाइट्रोजिनस बेस है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, जो फॉस्फेट को कैरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक बैकबोन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके अंदर में क्या है, डिफरेंट बेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको लीनियर डायग्राम बना देता हूं, ज्यादा ताम झाम नहीं सर, हमने तो बहुत सारे डायग्राम देख लिए यहाँ पे, अब आप हमें लीनियर डायग्राम ही ड्रॉ करके बता दीजिए। तो जो लीनियर डायग्राम होता है दोस्तों, मान लेते हैं ये दो स्ट्रैंड है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है इसका, ये इसका 5 डैश एंड है। तो सेंटर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सेंटर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है सर, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड मत बोल देना, सिर्फ क्या बोलना है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है सर, है ना। ट्रिपल बॉन्ड, टू बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट रहता है बेस पेयर के बीच में। और जो पेरिफेरी होती है या फिर जो स्ट्रैंड होती है, वो किससे बनी है, तो शुगर और बेस से मिलकर के बनी है क्या चीज, बैकबोन, जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रैंड। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या साथियों? अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो मुझे तत्काल ही कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण जल्द से जल्द कर सकूं। ऐसा तो नहीं साथियों आपको समझ में चीजें नहीं आ रही है, कुछ आपको डाउट है? अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट हो साथियों, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, है ना। भाई आपके लिए तो हम आए हैं प्लेटफॉर्म में, तो कोई भी डाउट बने रहने ना दीजिए, तुरंत ही कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए कि सर हमें चीजें समझ में आ रही है। चलो आगे की कहानी समझते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं, डीएनए हमने पढ़ लिया है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है, और चीजें आपको समझ में भी आ गई है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। किस प्रिंसिपल के बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसमें उसने क्या किया था, दो अलग अलग स्ट्रैंड लिया था, और वो जो स्ट्रैंड है वो किस चीज से बनी हुई थी, तो ये बनी हुई थी निमोनिया को कॉज करने वाली स्ट्रैंड। क्या थी, निमोनिया को, जो निमोनिया है उसको कॉज करने वाला कॉजेटिव एजेंट से, है ना। कॉजेटिव, कॉजेटिव एजेंट क्या है दोस्तों, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, जो निमोनिया कॉज करता है, उस एजेंट से बनी हुई थी क्या चीज दोस्तों, स्ट्रैंड। तो इसने क्या किया था, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और किस पे परफॉर्म किया था दोस्तों, तो माउस पे परफॉर्म किया था। इसने क्या किया था, दो स्ट्रैंड लिया था। किस चीज का स्ट्रैंड लिया था, तो निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रैंड लिया था। और वो निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। ये क्या कॉज करता है, एक हेल्दी पर्सन में निमोनिया कॉज करता है। और निमोनिया होने से क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, नसल कंजक्शन भी हो जाता है, और साथ में चेस्ट में कंजक्शन होता है, लंग्स में बहुत सारा म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से ठंड भी लगती है, और फीवर भी आता है, और एक चिल फीवर रहता है ना, ठंड भी लगेगी, फीवर भी आएगा, और कोल्ड भी हो जाएगा, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, निमोनिया निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की दो अलग अलग स्ट्रैंड ली,
निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था। क्या कॉज करता है दोस्तों? ये निमोनिया को कॉज करता है। कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। क्या चीज? निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज करेगा? निमोनिया के डिसीज को कॉज करता है। तो इसने क्या किया था? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो अलग अलग स्ट्रैंड ली थी। एक तो एस टाइप ऑफ स्ट्रैंड ली थी और एक होता है दोस्तों आर टाइप ऑफ स्ट्रैंड ली थी। अब एस और आर क्या है दोस्तों? तो एस टाइप की जो स्ट्रैंड है वो क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करती है? ये म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। क्या फॉर्म करती है? म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। कौन सी स्ट्रैंड दोस्तों? एस स्ट्रैंड। क्या चीज का फॉर्मेशन करती है? म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। आर स्ट्रैंड क्या म्यूकस का फॉर्मेशन करती है क्या? नहीं करती है सर। म्यूकस को फॉर्मेशन करने से एस स्ट्रैंड को जब हम देखेंगे, इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम देखेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? एक शाइनी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर की शाइनी अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। जो आर स्ट्रैन होता है दोस्तों, वो शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो आप बोलेंगे सर ये जो आर स्ट्रैन है, ये जो आर स्ट्रैन है सर, ये म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए ये शाइनी अपीयरेंस शो नहीं करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कौन सी स्ट्रैंड है जो शाइनी अपीयरेंस को फॉर्म करती है? एस टाइप ऑफ स्ट्रैंड। और कौन सी स्ट्रैंड है जो शाइनी अपीयरेंस शो नहीं करती है? तो आप कहेंगे सर आर टाइप ऑफ स्ट्रैंड जो है वो शाइनी अपीयरेंस को शो नहीं करती है सर। और एस टाइप की जो स्ट्रेन होती है दोस्तों, ये क्या होती है? वायरुलेंट काइंड ऑफ है। वायरुलेंट का मतलब क्या है? उत्पाद मचाने वाली, है ना? क्या मचाने वाली? उत्पाद मचाने वाली, हानिकारक स्ट्रेन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वायरुलेंट स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब ये क्या करेगा? जब मान के चलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की अगर ऐसे स्ट्रैंड को मैं आपको, या फिर एक काम करता हूं, मैं अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लूंगा ना, तो मुझे क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। वहीं पे जो आर स्ट्रैंड जो है ना, वो वर्क नहीं करती है। चाहे मैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दूं या फिर मेरे बॉडी में इंजेक्ट कर दूं, ये आर स्ट्रैंड किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएगी। तो उसे क्या कहा जा रहा है? नॉन वायरुलेंट स्ट्रैंड कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इससे? आर स्ट्रैंड को क्या बोल रहा है? नॉन वायरुलेंट कह रहे हैं। नॉन वायरुलेंट क्यों कह रहे हैं? नॉन वायरुलेंट कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? ये किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाती है। चाहे मेरी बात करूं, चाहे आपके बारे में बात करूं। तो ग्रिफिथ ने क्या लिया था? एक मुसवा लिया था, है ना? अपना एक्सपेरिमेंट किसमें किया था? एक मुसवा में किया था। मैं माउस को अपने लैंग्वेज में मुसवा बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों? मुसवा। भाई इंसानों में कौन एक्सपेरिमेंट करेगा? बेचारे छोटे से जीव में इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। किसमें परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट? मुसवा में। मुसवा में जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ये देखा कि एस स्ट्रेन क्या कर रहा है? निमोनिया कॉज कर रहा है। आर स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आर स्ट्रेन पहले से ही वर्क नहीं करता है जनरली, और किसी भी पर्सन को हानि नहीं पहुंचाता है। ऐसे स्ट्रेन क्या करता है? वायरुलेंट, उत्पाद मचाने का काम करता है ये। तो माउस और ह्यूमन दोनों को क्या कर सकता है? ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, His experiment based on Streptococcus pneumoniae, causative agent of pneumonia, है ना? Streptococcus pneumoniae क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है सर। There are two colonies of bacteria, है ना? स्ट्रैंड के चमकीले स्ट्रक्चर के बेसिस में किस टाइप के हमने डिवीजन करे? एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, दो अलग अलग टाइप में हमने डिवीजन किया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कॉलोनी को, है ना? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कॉलोनी को एस और आर में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है दोस्तों? स्मूथ कॉलोनी है। स्मूथ या फिर शाइनी कॉलोनी, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एस स्ट्रेन म्यूकस के कोट को प्रोड्यूस कर रही है। म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कारण इसकी कॉलोनी कैसे दिखती है? इसकी कॉलोनी आपको दिखेगी चमकीली,
चमकदार चमकदार दिखेगी। वहीं पे जो आर स्ट्रेन या फिर जो रफ स्ट्रेन है दोस्तों, म्यूकस का प्रोडक्शन करती नहीं है, तो क्या ये चमकीली दिखेगी? क्या नहीं दिखेगी। ये कैसे दिखेगी? रफ स्ट्रक्चर दिखेगा कॉलोनी का, रफ स्ट्रक्चर आर स्ट्रेन का हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। अब क्या है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, है ना। अब शाइनी अपीयरेंस क्यों होता है? शाइनी शाइनी क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? म्यूकस का कोट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पे जो आर स्ट्रेन होता है दोस्तों, वो क्या करता है? म्यूकस के कोट को प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं करता सर। तो क्या ये शाइनी शाइनी दिखेगा? अरे नहीं दिखेगा। कैसे दिख सकता है साथियों? अब ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं। इसने मुसवा को मारा था अपने एक्सपेरिमेंट में। मजाक कर रहे, एक्चुअल में जानबूझ करके नहीं मारा था, इसने तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले एक लिविंग स्ट्रैन को लिया, और लिविंग स्ट्रैन कौन सी है दोस्तों? एस स्ट्रैन है। एस स्ट्रैन क्या है? लिविंग स्ट्रैन है। और ये क्या है? वायरुलेंट स्ट्रैन है। वायरुलेंट स्ट्रैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो उत्पाद मचा दे, हानि पहुंचा दे, वो स्ट्रैन के बारे में बात करी जा रही है। जैसे वायरुलेंट स्ट्रैन को माउस या मतलब कि मुसवा, मुसवे में क्या किया? इंजेक्ट किया। क्या किया? फट से इंजेक्ट किया। जैसे इंजेक्ट किया, मुसवा मर जाता है बेचारा, मुसवा मर जाता है बेचारा। वहीं पे जो आर स्ट्रैन जो है, जो नॉन वायरुलेंट है, क्या है दोस्तों? नॉन वायरुलेंट मतलब कि उत्पाद नहीं मचाता है, जो है ना, हानि नहीं पहुंचाता है। जो आर स्ट्रैन को क्या किया उसने? मुसवे में इंजेक्ट किया। मुसवा मस्त खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, पार्टी कर रहा है, जिंदा है, बच गया है। तो आर स्ट्रैन क्या है? नॉन वायरुलेंट है। अब उसने क्या किया दोस्तों? एस स्ट्रैन को लिया, यही एस स्ट्रैन को लिया, लेकिन ये एस स्ट्रैन को क्या किया? हीट किया। हीट किया का मतलब क्या है? लेट्स ये कोई बीकर है जिसमें क्या है? एस स्ट्रैंड है। क्या है दोस्तों? एस स्ट्रैन है। इसको क्या किया इसने? कोनिकल फ्लास्क के जरिए इसको क्या किया दोस्तों? हीट किया। और जैसे ही हीट किया, तो उसके बाद जब इसने इंजेक्ट किया ना मुसवा में, तो मुसवा जिंदा बच जाता है। क्या हो जाता है? मुसवा जिंदा बच जाता है। तो उसको ये पता चला कि भाई जब मैंने एस स्ट्रैन को हीट किया, तो इसकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई? लॉस हो गई। अब ये वायरुलेंट मतलब कि उत्पाद वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही एस स्ट्रैन जो कि हीट फिक्स्ड था, कैसा था? हीट फिक्स्ड था, और मुसवा को नहीं मार रहा था, उसके साथ उसने क्या किया? एक लिविंग आर स्ट्रैन, एक लिविंग आर स्ट्रैन, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या किया साथियों? उसने मिक्स करने के बाद उसने सबसे पहले एक बीकर लिया, जिसमें उसने एस हीट किल्ड स्ट्रैन को लिया। एस स्ट्रैन लिया, लेकिन कैसी स्ट्रैन लिया? हीट किल्ड स्ट्रैन को लिया। वहीं पे आर स्ट्रैन भी इसमें लिया, लेकिन ये कैसी थी? तो सर लिविंग थी। इसने सबसे पहले एस स्ट्रैन को लिया, जो कि हीट किल किया था इसे। हीट किल का मतलब क्या है? इसको हीट कर देने से क्या होगा? एस स्ट्रैन की जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? हीट किल्ड स्ट्रैन कहा जा रहा है। वहीं पे आर स्ट्रैन को क्या इसने हीट किया? क्या नहीं किया। आर स्ट्रैन के साथ कुछ भी इसने परफॉर्म नहीं किया, ये चीज दिमाग में रखना। बस उसने क्या किया? एक बीकर लिया और दोनों को इसको मिक्स कर दिया, है ना, एकदम खंबा। मिक्स करना है, मिक्स करना है, देना है। समझ गए आप लोग मैं बात कर रहा हूं मिक्सिंग की। एस स्ट्रैन हीट किल्ड और आर स्ट्रैन दोनों को इसने क्या किया? मिक्स किया। और जैसे ही मिक्स किया, और उसके बाद ये मुसवे में जब इंजेक्ट किया, हीट फिक्स करने के बाद, एस स्ट्रैन को हीट फिक्स करने के बाद आर लिविंग स्ट्रैन से जब इसने मिक्स किया, और जैसे ही मुसवा में इंजेक्ट किया, मुसवा में इंजेक्ट किया, मुसवा मर गिस। मुसवाला का होगिस? तो मुसवा मर गिस। तो काबर मर गई जी?
ये तो क्या हो गया भाई, क्यों मर गया मुसवा? इसके पीछे का कारण समझिए। कारण ये है कि भाई अभी माइस में क्या हो गया, ये जो माउस है जो अभी आर स्ट्रेन के कारण नहीं मरा था, अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के कारण मर गया है, जिसमें एस स्ट्रेन हीट फिक्स्ड है। इसके पीछे का क्या है रीजन? एस स्ट्रेन ने क्या करा, एस स्ट्रेन ने क्या किया, आर स्ट्रेन की जेनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया साथियों। क्या कर दिया एस स्ट्रेन ने? एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन की जेनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, एल्टर कर दिया, आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया। आई बात समझ में? है ना? क्या कहानी थी, क्या महाभारत था, आया समझ में? दिमाग हिल गया होगा। कैसे? एस स्ट्रेन ने क्या किया, आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी में चेंजेस ला दिया, और चेंजेस ला दिया, और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसी फिनोमिना को? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फिनोमिना है, क्या है साथियों? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण एक टाइप की स्ट्रेन दूसरे टाइप के स्ट्रेन के जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस ला देती है। पहली टाइप की स्ट्रेन दूसरे टाइप की स्ट्रेन के जेनेटिक मेकअप में, किसमें बोल रहा हूं मैं? तो मैं कह रहा हूं जेनेटिक मेकअप में साथियों, है ना? जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ चेंजेस ला देता है, जिसके कारण आर जो स्ट्रेन जो थी, जो अभी तक नॉन वायरुलेंट थी, एस स्ट्रेन जो कि हीट फिक्स्ड है, उसके प्रेजेंस के कारण, एस स्ट्रेन जो कि हीट फिक्स्ड है, इसके प्रेजेंस के कारण आर स्ट्रेन फंक्शन परफॉर्म करने लग गई, मुसवाला मार दिस, है ना? इसलिए क्या हो रहा है, आर स्ट्रेन में क्या जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन आ जा रहा है। तो ये फिनोमिना को क्या बोला जा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी जो चीजें हैं ये आपको समझ में आई क्या? ऐसा तो नहीं कि कुछ डाउट है? तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो क्योंकि समय समाप्त होता है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी मंगलवार को। लेकिन होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है? पिछले वाले वीडियो लेक्चर को फिर से जाकर के देखिए, अगर आपका कुछ छूट गया होगा तो नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस नीट के करवाए हैं, आपको खुद से ट्राई करने हैं। और डाउट आता है तो वो क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा, क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अगली लेक्चर में उस क्वेश्चंस का मैं आंसर बता सकूं। और कुछ भी डाउट अगर आता है, मान के चलिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। और एक होमवर्क आपको दिया हूं मैं, क्या था वो? हिस्टोन क्या है, बेसिक है या फिर एसिडिक प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है या एसिडिक इन नेचर है? आपको ये चीज क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर बेसिक होगा तो बेसिक लिख दीजिएगा, एसिडिक होगा तो एसिडिक लिख दीजिएगा। और फिर अगर आपको लगता है कि न्यूट्रल भी है सर, न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल भी लिख दीजिएगा, है ना? ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।